तक हमने देखा कि हम हमारे रेटिना के 2D इमेज से 3D परसेप्शन करते हैं, है ना। मतलब कि हम डेप्थ को परसीव कर सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ की तो खैर हमारे उस पर परसेप्शन रहती है रेटिना की इमेज पे, बट 3D परसेप्शन के लिए या फिर डेप्थ परसेप्शन के लिए हमारे पास कुछ क्यूज प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूज। का क्या मतलब होता है, कोई मेरे को बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्यूज? जल्दी। है ना, संकेत या क्लू। ओके, इशारा। ओके, एक और स्पेलिंग होती है क्यू की, उसको हम लाइन कहते हैं, जैसे गेट इन टू द क्यू, है ना, लाइन में लग जाइए। आई थिंक वो क्यू से स्टार्ट, क्यू यू ई होती है शायद, देख लेना आप, मेरे को ध्यान नहीं है, उससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सो मोनोकुलर क्यूज में हमारे पास हैं, दिलाओ याद, कौन कौन से हैं? एकोमोडेशन है, या एक मिनट को एकोमोडेशन, जो कि हमारा ओक्यूलोमोटर क्यू है ना, आई मूवमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लीनियर पर्सपेक्टिव, ठीक है। लीनियर पर्सपेक्टिव के बाद हमारे पास है मोशन पैरेलैक्स है। बोलो बोलो बोलो। एरियल पर्सपेक्टिव, रिलेटिव हाइट, शैडोज एंड लाइट, ओके। उसके अलावा हमारे पास है पार्शियल ओक्लूजन यानी कि इंटरपोजिशन, रिलेटिव ब्राइटनेस, और क्या था, कोई और रह तो नहीं गया? हाँ, टेक्सचर ग्रेडियंट, ओके, ठीक है। तो एक आध और रह गया होगा, वो देख लेना आप लोग, हम डिटेल में कर चुके हैं सभी। देन वी हैव बाइनोकुलर क्यूज, मतलब कि हमारी दोनों आँखों से जो हमें संकेत मिलते हैं, तो इसमें हमारे पास है रेटिनल और बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, ठीक है। स्टेरोप्सिस भी बोलते हैं इसको। एक और है हमारे पास कन्वर्जेंस, कि मतलब अगर आपके पास, आपकी आंखों के पास बहुत ही नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपकी आंखें ऐसे इधर इन्वर्टेड हो जाएंगी, ऐसे जैसे अभी जो मेरी आंखें हो रखी हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है। तो ये हमारा आई मूवमेंट ओक्यूलोमोटर होता है, आई मूवमेंट इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। तो वो मसल की मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक चली जाएगी और हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि यस देयर, मतलब कि ऑब्जेक्ट काफ़ी नज़दीक है। दैट्स वाई इतना हमें कन्वर्जन करने की कोशिश करनी पड़ रही है, ठीक है। रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि अगर रेटिना पे दोनों अलग अलग, दो रेटिना हमारे पास, एक ही आँख का, लेफ्ट का एक राइट का, दोनों रेटिना पे अगर अलग अलग इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट काफ़ी नज़दीक है। और अगर उनके अंदर डेस्परेटी, मतलब कि जो डिफ्रेंसिएशन है इमेज के बीच में वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी खासी दूरी पे है, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि डेप्थ कितनी होगी, ओके। और डेप्थ परसेप्शन हमारी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। उसके अलावा डेप्थ परसेप्शन और मोनोकुलर और बाइनोकुलर क्यू के अलावा हमारे पास कंसिस्टेंसी प्रेजेंट होती है हमारे परसेप्शन में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कि मतलब कि अगर आपके रेटिना पे इमेज, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज
छोटी या बड़ी है तो आप उसको ये परसीव करोगे कि ये ऑब्जेक्ट जैसे वहाँ पे आ रहा है आगे से, तो वहाँ छोटा था और जैसे 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 आपकी तरफ आया बड़ा हो गया। नहीं, एक्चुअल में आपके पास साइज, शेप एंड कलर और ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी होती है ना। साइज कंसिस्टेंसी जो अभी हमने समझा कि मतलब कि जैसे आपके पास कोई चीज़, जैसे कि समवन थ्रोज ए बॉल टुवार्ड्स यू एंड ऑब्वियसली द रेटिनल इमेज एज, जैसे जैसे आप वो बॉल आपकी तरफ आएगी रेटिनल इमेज बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो आप परसीव करोगे कि ये बॉल बड़ी नहीं हो रही है, एक्चुअल में आपके नज़दीक आ रही है, ठीक है। ये वहाँ पर जितनी दूर थी तब भी उसी साइज़ की थी और अभी भी उसी साइज़ की है। देन वी हैव शेप कंसिस्टेंसी, जैसे कि जैसे आप किसी डोर को अलग अलग एंगल से देखते हो तो उसकी शेप चेंज नहीं हो रही है, आपको पता है ये चीज़, है ना। बस आप उस किसी दूसरे एंगल से देख रहे हो, उसकी शेप वही है। ब्राइटनेस और कलर कंसिस्टेंसी की मतलब कि आपके ब्रेन को पता है कि आपको परसेप्शन ये करवानी है कि जैसे कि ये जो कलर है ये वाइट कलर है, ठीक है। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट इसके ऊपर आएगी, ओके, तो आपके ब्रेन को पता है कि अभी शैडो नहीं है, कहीं आसपास अंधेरा नहीं है, किसी तरह की शैडो नहीं है, बहुत सारी लाइट है, तो हो सकता है कि कलर थोड़ा सा ज़्यादा वाइट दिख रहा हो आपको, तो उसको थोड़ा सा डिम कर देगा। और अगर किसी तरह की शैडो इसके ऊपर आ रही है, ठीक है, थोड़ा अंधेरा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, है ना, वहाँ पर लेके आने की कोशिश करेगा। तो इसको बोलते हैं ब्राइटनेस और कलर कंसिस्टेंसी। क्लियर? हेलो, ठीक है। नाउ डेप्थ परसेप्शन is our ability to perceive the three-dimensional world from the two-dimensional image that fall on our retina. To achieve this, our brain relies on various cues that provide information about distance of objects from us, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। तो अब ये बताइए कि डेप्थ परसेप्शन हमारी इनेट है कि हम एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं। व्हाट डू यू थिंक? इनेट का मतलब है बाय बर्थ, बाय द वे, कि मतलब हम पैदा होते हैं डेप्थ परसेप्शन के साथ, या फिर जैसे जैसे एक बेबी बड़ा होता है एक्सपीरियंस के साथ उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज़ें मतलब कि आपको ऐसे स्टेप रखना है, इस चीज़ की इतनी डेप्थ है, जैसे जैसे लिव्ड एक्सपीरियंस की हेल्प से हमें पता चल जाता है। और इट इज़ एन इनेट कैपेसिटी। व्हाट डू यू थिंक? बहुत हाउ? ऐसे काम थोड़ा ना चलेगा। हाँ, क्योंकि जब एक बेबी छोटा होता है तो उस वो बेड के कॉर्नर पे आके उसको पता नहीं लगता है कि वो कितना नीचे, और वो जंप करने की कोशिश करता है, ओके, बेसिकली वो परसीव नहीं कर पाता है डेप्थ को, ठीक है। इनेट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू पूर्णिमा इनेट नहीं होती है। एबिलिटी एबिलिटी इनेट हो सकती है उसको सीखने की, हम्म, लेकिन डेप्थ का परसेप्शन कर पाना वो एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। ओके। सो आप कह रहे हो कि जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो हो सकती है कि डेप्थ को सीखने की एबिलिटी है, एबिलिटी है हमारे अंदर, है ना, बाय बर्थ, बट डेप्थ के बारे में हमें नहीं पता होता बाय बर्थ। ये कहना चाह रही हो ना पूर्णिमा? हाँ। हाँ, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज के लिए हम बात करते हैं, है ना, अगर इसको इस तरफ रखें एनालॉजी में कि लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटी हमारे पास, बट बाय बर्थ लैंग्वेज नहीं होती हमारे पास, बट हम बहुत अच्छे से लैंग्वेज सीख सकते हैं। ओके, कोई और, किसी और का कोई व्यू? एक व्यू ये आया, बहुत कौन कर रहा था? हेलो, मैंने तनीषा। हाँ तनिषा बताओ, एक्सप्लेन करो ना, हाउ बोथ कैसे हाँ, लग। मेरा भी यही पॉइंट था, जैसे यहाँ पे है कि जो वो इमेज है वो हमारे रेटिना पे फॉर्म हो रही है, मतलब हम देख सकते हैं कि क्या डेप्थ है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं कि वो कितनी डेप्थ है, कितनी इंटेंसिटी से अगर हम कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें, ओके, जैसे उसने एग्जांपल दिया था बेड वाला, ठीक है। मैं स्टेयर्स वाला भी कह सकते हैं हाँ बताओ कि कैसे। बच्चा कोई चीज लाइक बॉल, वो उसको फेंक कर देखता है कि कितनी इंटेंसिटी से मुझे इसको फेंकना चाहिए। हाँ, हम्म, ठीक तो है। वो डेप्थ, हाँ, तो वो मतलब कि वो देख पा रहे कि डेप्थ है, लेकिन वो उस चीज को उसकी
परसीव वो एक्सपीरियंस से करता है। ओके, नाउ लेट्स से कि हमारे पास ये सबसे पहले प्रॉब्लम आई है। अभी हम सभी रिसर्चर हैं, सभी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम है एंड वी वांट टू नो कि एक बच्चे के पास, वी वांट टू एम्पेरिकली इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं कि बच्चे के पास इनेट कैपेसिटी नहीं होती डेप्थ की, या फिर होती है एनीथिंग, कुछ कोई भी आप हाइपोथेसिस ले लीजिए। तो क्या करना चाहिए हमें? एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। किस तरह का एक्सपेरिमेंट आप कोई सोच सकते हो? कोई डिज़ाइन ऐसा कि लाइक हाउ वी कैन एम्पेरिकली प्रूव दिस थिंग कि बच्चों के पास इनेट कैपेसिटी होती है या नहीं होती, है ना। ऐसे तो नहीं कह सकते लेट्स, हमने अभी डिस्कस किया कुछ, ओके। इस डिस्कशन के बिहाफ पे हम ऐसे थ्योरीज नहीं बना सकते कुछ भी। वी नीड एम्पेरिकल सपोर्ट्स, एम्पेरिकल एविडेंसेस, है ना, टू सपोर्ट आवर थ्योरीज और क्लेम्स। हम एक काम कर सकते हैं, एक काम करेंगे, बच्चे को, जैसे कि तुम्हारा बेड वाला एग्जाम्पल था, एक बच्चे को लेके आएंगे बेड के पास और ये देखेंगे कि बच्चा बेड से अगर डेप्थ परसेप्शन होगी तो वहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। अगर नहीं होगी, ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा इतना बड़ा बच्चा लेना पड़ेगा जो मतलब कि क्राउलिंग समझते हो हम, जैसे जो मतलब कि ऐसे खड़ा होकर नहीं चलता, बट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या? हेलो, हाँ, क्रोलिंग, यस, जो क्रोलिंग जो करता है बच्चा, हमें वो बच्चा चाहिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे पे हम इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा वो, ठीक है। तो मतलब उस छोटे बच्चे के पास इतने एक्सपीरियंस नहीं होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बेड के एज के ऊपर ले आएंगे और बच्चे को देखेंगे कि इफ़ द अगर चाइल्ड और द किड जो नीचे जाने की कोशिश करता है ऐसे बिना डरे, ठीक है, तो डेप्थ परसेप्शन नहीं है, और अगर डर जाता है वहाँ पे रुक जाता है, डर जाता है, तो डेप्थ परसेप्शन है। हम कह सकते हैं ऐसा? हेलो, एक सेंस में एम्पेरिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हेलो, ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं। सो द क्वेश्चन ऑफ वेदर आवर एबिलिटीज आर इनेट और लर्नड इज ए, लर्नड का मतलब through experience, okay, is a complex one and the answer likely lies in a combination of both. Okay, on the one hand we are born with certain predispositions and capacities. Our genes play a role in shaping our physical and mental traits. Obviously genes का जिक्र आया तो इसका मतलब innate, जहाँ genes biological innate का जिक्र हो रहा है। Our physical and mental traits influencing everything from our intelligence and personality to our talents and skills. This suggests that some of our abilities are indeed innate. Innatism का कौन जिक्र करता है? Rationalist और empiricists? Innatism की innate knowledge है, कौन जिक्र करता है इस बात का? हेलो गाइज, रैशनलिस्ट ना, है ना। और किसी रैशनलिस्ट का बता सकते हो कि वो रैशनलिस्ट जैसे की फिगर थे? कोई बता दीजिए। रेने डेकार्ट्स, है ना, यस। और एम्पेरिसिस्ट अपोजिट बात करते हैं, कहते हैं नो इनेट एबिलिटी, नो, ब्लैंक स्लेट, वी आर बोर्न ब्लैंक स्लेट। अगर आप कह रहे हो ना कि हमारे पास डेप्थ परसेप्शन नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती, ठीक है, बाद में हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दैट मीन्स कि आपका जो व्यूज़ आ रहे हैं ना एम्पेरिसिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि नहीं इनेट कैपेबिलिटीज़ होती है हमारे पास, तो आपके व्यूज़ रैशनलिस्ट की तरफ जा रहे हैं, रैशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ हाउएवर आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग who we become, the environment we grow up in, the people we interact with and the opportunities we are exposed to all contribute to our development. ठीक है, अब ऊपर जेनेटिक का जिक्र हुआ, इनेट का, यहाँ पे एनवायरनमेंट का और एक्सपीरियंस का जिक्र हो रहा है। लर्निंग एंड प्रैक्टिस कैन हेल्प अस रिफाइन आवर स्किल्स एंड एक्वायर न्यू वंस इवन इन एरिया वेयर वी मे हैव सम नेचुरल टैलेंट। ओके, रिसर्च suggest that depth perception is a complex process influenced by both innate factors and learned experience. While some basic depth cues may be innate, such as binocular disparity, our ability to perceive depth accurately develops and refined through interactions with the environment. Okay, basically हमारे पास रिसर्चेज हैं, ठीक है। तो हमारी डेप्थ परसेप्शन अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, अकॉर्डिंग टू
रिसर्चेस और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इनेट होती है, बट रिफाइन होती है थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। ओके, कि हम बहुत ही, क्योंकि इनेट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही रिफाइंड आपको एबिलिटी मिलेगी, है ना। आपके पास वही है कि एक एबिलिटी है डेप्थ को समझने की, डेप्थ परसेप्शन हमारे पास इनेट प्रेजेंट होती है, बाई बर्थ प्रेजेंट होती है। ओके, दिस इज सपोर्टेड बाय स्टडीज शोइंग दैट इन्फेंट जो कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था, डेमोन्स्ट्रेट सम डेप्थ परसेप्शन अर्ली ऑन, बट देयर परफॉर्मेंस इंप्रूव्स ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस। ओके, सो देखो हमारी इनेट कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू गिब्सन एंड रिचर्ड वॉक। ठीक है, गिब्सन एंड रिचर्ड वॉक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके अकॉर्डिंग डेप्थ परसेप्शन इज ए इनेट कैपेसिटी। ओके, there are several strong arguments suggesting depth perception has an innate component, meaning we are born with some pre-wired capacity for it. Okay, so visual cliff experiment हुआ था एक। Okay, this influential study by E. Gibson and Richard Walk in the 1960s showed that even very young babies around 6 months old जो crawl कर सकते हैं, ठीक है, hesitated to crawl across the surface designed to look like a डीप ड्रॉप ऑफ, कि उन्होंने एक टेबल डिज़ाइन किया जिसमें अब ऊपर से देखो ना, ऐसा लगता है कि नीचे से एकदम से डीप ड्रॉप ऑफ है, यहाँ से अभी गिर जाएगा अगर बच्चा जाएगा। तो वैसा ही जैसा एक्सपेरिमेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले डिज़ाइन किया था, ठीक है, वैसा ही इन्होंने किया, बट वो काफ़ी सेफ था, है ना। हमारा एक्सपेरिमेंट सेफ नहीं था बिल्कुल भी। तो इनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये पढ़ना, एनिमल बिहेवियर भी देखा जाता है, ठीक है, एंड ब्रेन स्ट्रक्चर देखा जाता है कि हमारे पास कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं डेप्थ के लिए, ठीक है। तो ये पढ़ना आप लोग। अभी हम एक्सपेरिमेंट का जिक्र करेंगे, विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट का। एक मिनट ये पढ़ लेते हैं। दीज पॉइंट्स हाईलाइट दैट वी आर बोर्न विद सम न्यूरल मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंटरप्रेट डेप्थ क्यूज फ्रॉम द एनवायरमेंट। दिस इनेट कैपेसिटी फॉर्म्स द ग्राउंड वर्क फॉर आवर डेवलपिंग एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन। ओके, ठीक है। गिब्सन एंड वॉक विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, अमेजिंग एक्सपेरिमेंट था, मज़ा आ जाता है जब ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, तो देखो इस तरह का उन्होंने कोई टेबल डिज़ाइन किया। ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ वी परसीव डेप्थ इज क्रूशियल फॉर द सेफ नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली हमें डेप्थ की परसेप्शन होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपकी तरफ जो पोल आ रही थी थोड़ी देर पहले, अगर डेप्थ परसेप्शन नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि कब आपको एक्शंस लेने हैं उसको कैच करने के लिए। ओके, तो बहुत ही अच्छी डेप्थ परसेप्शन आपको बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बना सकती है। देन इन 1960 साइकोलॉजिस्ट गिब्सन एंड रिचर्ड वॉक conducted a groundbreaking experiment known as visual cliff to investigate depth perception in infants. Okay, the visual cliff apparatus, this is the visual cliff apparatus consisted of a sturdy platform with a seemingly deep drop off। यहाँ पे ये ना वो है, एक ग्लास लगा हुआ है और सेम ये पैटर्न सेम यहाँ पे है। ओके, तो अब बच्चा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इस ग्लास के थ्रू देखेगा ना इस पैटर्न को, तो ऐसा लगेगा कि एक डेप्थ परस्यू होगी। एक्चुअल में डेप्थ है नहीं, ऑब्वियसली यहाँ सेफ, बच्चा यहाँ पे चला जाएगा ना तो सेफ, कंप्लीटली सेफ, बच्चे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ पाए आप? हेलो, हाँ, इसे ट्रांसपेरेंट ग्लास है यहाँ पे और सेम यही पैटर्न नीचे बना हुआ है और बच्चा इस ग्लास के थ्रू नीचे देखेगा तो उसको डेप्थ परस्यू होगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से आगे कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर ग्लास है काफ़ी। ओके, सो अगर बच्चा क्रॉल करता है तो वी कैन से दैट कि कोई डेप्थ परसेप्शन नहीं है ना, बच्चा डर नहीं रहा है यहाँ जाने के लिए। अगर रुक जाता है तो वी कैन से दैट यस दे आर परसीविंग डेप्थ, उनको डेप्थ परसीव हो रही है और उनको डर भी लग रहा है आगे जाने से। ओके, सो पार्टिसिपेंट उन्होंने 36 इन्फेंट लिए, ओके, रेंजिंग फ्रॉम 6 to 12 months ओल्ड, क्रॉलिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे वो देखो समथिंग लाइक दैट। ओके, तो टिपिकली एक तरफ एक पेरेंट खड़ा कर दिया जिस तरफ ऑब्वियसली डेप्थ परसेप्शन होगी उस तरफ, स्टूड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड कॉलिंग द इन्फेंट टू कम टुवर्ड देम, और पेरेंट जैसे आपको बुलाएगा वो, ठीक है। अब पेरेंट ऑब्वियसली अटैच्ड होगा अपने बच्चा ऑब्वियसली अटैच होगा अपने पेरेंट से, है ना, स्पेसिफिकली मदर से। ठीक है, तो जब जनरली ऐसा होता है, ठीक है, जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को या केयर गिवर बुलाता है तो दे टेंड टू गो टुवर्ड्स देम। ओके, तो बेबी यहाँ से यहाँ तक तो चला जाता था। ओके,
द रिसर्चर ऑब्जर्व दैट इन्फेंट बिहेवियर स्पेसिफिकली वेदर दे हेजिटेटेड और रिफ्यूज, या तो हेजिटेट करना, ठीक है, हेजिटेशन का भी मतलब ये कि डेप्थ परसेप्शन हो रही है, और रिफ्यूज या कंप्लीटली रिफ्यूज कर देना कि नहीं मैं नहीं आ रहा यहाँ से आगे गिर जाऊंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ट्रोल टुवार्ड्स द केयर गिवर ऑन द साइड विद द अपेरेंट क्लिफ। ओके, देखो समथिंग लाइक दैट। ओके, समथिंग ऐसा था कुछ कि एक तरफ दिस इज द पेरेंट, दिस इज द रिसर्चर। ऑब्वियसली ये वहाँ से नहीं है वीडियो, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की वीडियो नहीं है। ओके, नाउ उनकी हाइपोथेसिस क्या थी? गिब्सन एंड वोक हाइपोथेसाइज्ड दैट इफ डेप्थ परसेप्शन इज लर्नड, अगर सीखी हुई है, डेप्थ परसेप्शन मतलब कि एक्सपीरियंसल है, इनेट नहीं है, इन्फेंट हु हैडंट येट लर्नड अबाउट ड्रॉप ऑफ वुड रेडिली क्रोल अक्रॉस द क्लिफ साइड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सीखी नहीं है डेप्थ परसेप्शन, तो वो बच्चे यहाँ से आ जाएंगे, ओके, क्रोल करते हुए। नाउ कन्वर्सली अपोजिटली, इफ डेप्थ परसेप्शन इज इनेट, अगर बाई बर्थ है, इन्फेंट वुड शो ए रिलक्टेंस और रिफ्यूजल टू क्रोल ओवर द परसीव्ड ड्रॉप इवन दो इट वाज एक्चुअली ए सेफ सरफेस। ओके, ये तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या होगा? हेलो, क्या लगता है आप लोगों को? गाइस, बेबी के एक्सपीरियंस पे भी तो डिपेंड करता है ना। हो सकता है कोई ऐसा बेबी भी हो जो ऑलरेडी मतलब बेड से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है, फिर उसका ऐसे डेप्थ परसेप्शन के टाइम पे गिरने का एक्सपीरियंस हाँ, हो, तो वो वही तो hesitate भी देखो, करेगा। ये सैम्पलिंग की प्रॉब्लम होती है ना, कि आपने सैंपल ऐसा उठाया है क्या कि उनके पास पहले एक्सपीरियंस थे, ठीक है, या फिर सैंपल ऐसा उठाया कि हर तरह के एक्सपीरियंस्ड बच्चे भी थे, नॉन एक्सपीरियंस्ड बच्चे भी थे। अब वो प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से। ओके, ठीक है, तो देखो उन्होंने इस एक बच्चा नहीं लिया उन्होंने, दे हैड 36 इन्फेंट्स, सैंपल बहुत अच्छा था उनका। ओके, नाउ लेट्स वॉच द वीडियो। ओके, ये उस एक्सपेरिमेंट की नहीं है, कहीं और से लिए। नाउ बेबी इज गोइंग टुवर्ड द, ये देखो डेप्थ परसेप्शन हो रही है ना, कि एकदम से बहुत ज़्यादा। नाउ हेजिटेशन एंड रिफ्यूजल। ओके गाइस, hello, something experiment was something like that. This was not actual, this video was not from actual experiment. now रिजल्ट क्या थे उनके, गिब्सन वाले के, ठीक। उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ आप वीडियोस देखोगे, उनमें कुछ रिजल्ट बिल्कुल वैसे नहीं आएंगे जैसा उन्होंने किया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे टॉय रख दिया था, वहाँ पे सिर्फ पेरेंट था। अब हो सकता है बच्चे का ध्यान ना जाए डेप्थ परसेप्शन की तरफ, ठीक है, टॉय की तरफ देखता हुआ सीधा चला जाए। ऑब्वियसली वो सेफ तो था ही, जो उनका टेबल था या फिर जो उनका अपार्टस था। द रिजल्ट वर क्लियर, मोस्ट इन्फेंट अराउंड 80%। देखो यहाँ पे वही बात आ गई ना, मोस्ट इन्फेंट, नॉट ऑल ऑफ देम, hesitated or refused to crawl across the seemingly deep side of the visual cliff. They readily crawled towards the caregiver on the shallow side with an opaque, जो नॉन ट्रांसपेरेंट जो सरफेस था वहाँ पे, तो they were going toward their parent, बट जैसे ही जो ड्रॉप ऑफ आया वहाँ पे रुक जाते थे, रिफ्यूज़ कर देते थे एंड हेजिटेट कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं विद दिस एक्सपेरिमेंट, यस वी कैन से दैट डेप्थ परसेप्शन इज इनेट कैपेसिटी, ओके, इन बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। द गिब्सन एंड वोक एक्सपेरिमेंट, और ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, ठीक है, 1960 में, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट में ये पता चला है कि हमारी डेप्थ परसेप्शन इनेट होती है, ओके। इसके अपोजिट में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो वो भी आप डाल सकते हो। तो अच्छा आंसर ऐसे बनते हैं, ओके। जब आपसे पूछा जाता है ना कि एक्सप्लेन करो डेप्थ परसेप्शन इनेट है कि नहीं, तो आप ऐसे नहीं बताओगे कि मतलब कि चलो वो सब चीज़ें बताओगे कि कुछ हमारे पास इनेट कैपेसिटी होती है, कुछ लर्न होती हैं, एंड फिर विद एक्सपीरियंस हम रिफाइन करते हैं। फिर आप आ जाओगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है।
पूछते हैं यहाँ से. So Gibson and Vogt experiment provide strong evidence that depth perception may be present to some degree as early as crawling infancy. ओके, तो रिजल्ट आप पढ़ लेना. बस यही था कि 80% बच्चे जो थी रिफ्यूज़ कर रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, वो डिनाई कर दिया उन्होंने. रिफ्यूज़ल और डिनाई तो एक चीज़ है, हेजिटेट कर रहे थे, हेजिटेट. ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट क्लियर ये गाइस? ठीक है, तो डेप्थ परसेप्शन हमारी कंप्लीट हुई. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. परसेप्चुअल सेट. परसेप्चुअल सेट क्या होता है? बेसिकली ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बात करी है बहुत सारी चीज़ों में कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे परसेप्शन को, है ना. देखो, दिस इज लेट्स से दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द एक्चुअल रियलिटी. यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है कोई भी. ओके, यहाँ पे आप, दिस इज योर ब्रेन. ओके, यहाँ पे आपका रिसेप्टर है. ओके, यहाँ से होते हुए ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जा रही है. अब कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है? स्टिमुलस पे दिक्कत हो सकती है. ओके, आपके रिसेप्टर सही से रजिस्टर ना करे, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है. आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरस्टैंड ना करे, वो जो एरिया जो उसको समझने के लिए एरिया है वहाँ पे डेवलप्ड एरिया, वो उतना डेवलप ना हो, कोई प्रॉब्लम हो रखी हो, न्यूरॉन्स डेड हो. ठीक, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो परसेप्शन माइट नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल रियलिटी. अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, हम हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे मोटिवेशंस, इमोशंस, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को. ठीक है, तो जब भी, जैसे कि अभी हमने जो चीज़ें समझी, ठीक है, हमें जो परसीव हो रही हैं उसको, अब ये मत समझो कि आपने जो समझ लिया, जैसे बुक से यू आर स्टडिंग समथिंग. ओके, यू वांट टू लर्न समथिंग एंड जो पैराग्राफ आपने समझा है, ठीक है, अब डोंट टेक इट लाइक कि आपने सब कुछ समझ लिया. हो सकता है कहीं पर आपसे अंडरस्टैंडिंग में गलती हो सकती है, मेरे से भी सबसे हो सकती है. ठीक है, सो एक परसेप्चुअल सेट भी होता है हमारा, जैसे कि हाउ डू आवर एक्सपेक्टेशंस, कॉन्टेक्स्ट, मोटिवेशन एंड इमोशन. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देखो, दिस, अगर मैं सिर्फ आपको ये ए और सी दिखाता तो आप इसको डेफिनेटली बी परसीव करते हैं. यस और नो? हेलो? हाँ, वहीं पर सेम यही फिगर यहाँ पे 13 हो जाती है. नहीं, परसेप्शन माइट नॉट बी एक्यूरेट. ठीक है, तो परसेप्चुअल सेट हमारे सोचने की, अभी हम किस स्टेट में हैं, आवर स्टेट ऑफ माइंड. कैन इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन, है ना. ओके, अग्रीड और नॉट? अग्रीड? हेलो? ठीक है. ओके, नाउ देखो क्या दिख रहा है आपको, बताओ एक बार, इसको भूल जाओ, इसको मत पढ़ना. क्या दिख रहा है? इज इट ए मॉन्स्टर और समथिंग एल्स? Is it a water monster or something else? Like a dinosaur. Let's say dinosaur. Quick, कुछ तो दिख रहा होगा. हेलो? ऐसा किसी का हाथ लग रहा है. ओके, किसी का हाथ लग रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, अपने रियल एक्चुअल आंसर नहीं दे रहे हो, है ना, बिकॉज यू नो देयर आर नो, जानवर सा ही लग रहा है ना. कोई एनिमल है. ठीक है, ओके. देखो ऐसा है कि 1972 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर, अब देखो वहाँ पर अगर कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि मॉन्स्टर एग्जिस्ट, ठीक है, और ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने क्या किया, इस फोटो को पब्लिश किया. ओके, फोटोग्राफ ऑफ ए मॉन्स्टर इन स्कॉटलैंड्स लेक नेस. ओके, लोक नेस, द मोस्ट अमेजिंग पिक्चर एवर टेकन, स्टेटेड द पेपर ने ऐसा लिख के कहा. ठीक है, ऐसा लिख के इस पेपर को, फोटो को पब्लिश किया. ठीक है, न्यूज़पेपर ने. इफ दिस इंफॉर्मेशन क्रिएट्स इन यू द
same expectation it did in the most of the papers reader at that time, you will see the monster in the similar photo. ओके, इस फोटो में आप मॉन्स्टर भी देखोगे अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, लोगों को लगा कि अरे मॉन्स्टर वोटर मॉन्स्टर है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट व्हेन ए स्केप्टिकल, मतलब कि एक रिसर्चर, स्पेक्टिसिज्म क्या होता है बेसिकली, डाउट करने की जो हमारी वो होती है ना, कि हम चीज़ों पे डाउट करते हैं। इन साइंस वी नीड टू बी स्पेक्टिसिज्म, हमें स्पेक्टिसिज्म शो करना पड़ता है, वी नीड टू बी स्पेक्टिकल, ठीक है। डाउट करना चाहिए हमें हर इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि यू कैन डाउट दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ना हमारा, ओके, यू कैन डाउट, यू कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। अगर आपको आपके एक्सपेरिमेंट में कुछ और रिजल्ट आए हैं तो दिस इज व्हाट साइंटिस्ट एंड इन साइंस डू, दिस इज व्हाट साइंटिस्ट डू एंड दिस इज व्हाट वी इन साइंस डू। ओके, कोई एक्सपेरिमेंट होता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे डाउट है आपकी स्टडी पे, मैं खुद अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा, आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप अपने रिसर्च पेपर लिखिए, उसको पब्लिश कीजिए और अपनी स्टडीज़ को बताइए कि देखो मेरी रिसर्च में ये है, तो और उसका क्रिटिसाइज़ कीजिए उसको। तो अगर इन्होंने जो बात बताई वही चीज़ आपके एक्सपेरिमेंट में आ रही है तो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहे हैं इनेटिज्म के, है ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है देयर इज समथिंग एल्स जो कि हम मिस कर रहे हैं। ओके, सो सेम गोज हेयर। तो उन्होंने क्या किया, जो रिसर्चर थे उन्होंने अलग अलग एक्सपेक्टेशन से इसको परसीव करने की कोशिश करी। कभी कुछ एक्सपेक्ट किया, जैसे कि अभी हाथ की परसेप्शन आई थी एक, है ना, तो उनको बाद में पता चला कि ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि इट इज़ ए वुडन लॉग, ठीक है, वुडन लॉग जो कि एक पर्टिकुलर उसमें शेप में पानी में गिर गया है और वो तैरता हुआ आ रहा है। ओके, तो अलग अलग एक्सपेक्टेशन से जब उन्होंने देखा तो उनके परसेप्शन अलग अलग बनी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वुडन लॉग ही था, ठीक है, कोई एनिमल नहीं था क्योंकि बिल्कुल मोशनलेस एंड किसी तरह का कुछ और नहीं था। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज हाउ परसेप्चुअल सेट इन्फ्लुएंस मास बिहेवियर। गाइस, हेलो हेलो, सो इट्स नॉट ऑलवेज सीइंग इज बिलीविंग, समटाइम इट इज बिलीविंग इज सीइंग। ओके, जो आप बिलीव करते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा मैटर भी करती हैं इन जुडिशरी सिस्टम, ठीक है, जो हमारा कानूनी सिस्टम होता है ना। लेट्स से कि कोई कन्विक्ट है किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए एंड एवरीवन इज बिलीव, ऑलरेडी परसेप्चुअल सेट ये बना हुआ है, एवरीवन इज बिलीविंग दैट दिस पर्सन, इसने क्राइम कमिट किया ही हुआ है। क्या वो सही रहेगा कानूनी, अगर हम उसे देखें तो? हेलो, है ना, नहीं रहेगा ना, है ना, क्योंकि ये फिर गलत डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए हमारा कानून भी ऐसे बिल्ट होता है। हमारे जो जितने भी कानून हैं, जितने भी हमारे लॉज हैं, वो कुछ इस प्रकार से ही हमने बना रखे हैं कि जब तक प्रूफ ना हो जाए तब तक कोई क्रिमिनल नहीं है। ओके, तो अगर आप फ्यूचर में वकील बने, लॉयर बने, तो इसी परसेप्शन के साथ, मतलब इन सब चीज़ों, इन बायसनेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को हैंडल करना। ओके, ठीक है। हो सकता है कि हम मान रहे हों दैट, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, नाम भी अभी एक उनकी एक रॉकेटरी मूवी भी आई थी, उनके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मैं आपको ये स्टोरी अब ध्यान आ गई तो मैं बता देता हूँ। आर यू अप फॉर दिस स्टोरी और यू वांट टू वॉच द मूवी? वैसे कुछ है नहीं उसमें ऐसा कि मतलब कि आपका स्पॉइलर हो जाएगा, मूवी बहुत अमेजिंग है वैसे वो, बता दूँ? ठीक है। तो क्या है कि वो अमेरिका पढ़ के आए थे, साइंटिस्ट थे वो पहले ही, तो उन्होंने कुछ सीखना था तो अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया और वो बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट थे। अभी जो रॉकेट हम यूज़ करते हैं ना स्पेस में जाने के लिए, उनका इफेक्ट है, उन्होंने कोई फॉर्मूला दिए हैं, वो काफ़ी काम भी किया, उनका यूज़ भी करते हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं शायद वो। तो अमेरिका की जो नासा है ना, उन्होंने क्या किया, उनको ऑफ़र किया जॉब, बहुत ही अमेजिंग जॉब था, काफ़ी रिच भी हो सकते थे वो, ठीक है, जितना वो सारी ज़िंदगी में कमाते, ऐसा कुछ दिखाया है यहाँ पे इंडिया में, उतना वो वहाँ पे 1 साल में कमा लेते, ठीक है। स्टिल उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया, मतलब कि इसरो में पहले ही थे शायद वो इसरो में ही रहे और अपने देश की जो ये है ना स्पेस
जो एजेंसी है उसमें ही उन्होंने काम करना प्रेफर किया। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास क्या है वो एजेंसी सीबीआई का ऐसा मतलब कि मूवी में दिखाया गया है। ओके, ऑब्वियसली आई डोंट नो द रियलिटी, ऐसा मूवी में दिखाया गया। सीबीआई के जो इंचार्ज थे अमेरिका में, उनका क्या मिला बाद में, उनका वो सब इंचार्ज अमेरिका में चले गए, ठीक है। और उस टाइम के जो इंचार्ज थे, ऑब्वियसली नॉट टुडेज इंचार्ज, वहाँ पे उनको कुछ प्रॉपर्टीज जो शेयर वगैरह सब बाद में पाए गए हैं, ठीक है। तो सीबीआई ने उनको नाम्बी को धर लिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऐसा किया कि जो कोई फॉर्मूलाज की कोई बुक थी जो कि कहीं ऐसे किसी भी बुक शॉप पे मिलती थी, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली ले पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मूलाज ये सब होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये वो बुक उठाई सिंपल फॉर्मूला वाली, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही वहाँ पे जो फॉर्मूलाज या फिर जो मैथमेटिकल जो इक्वेशंस थी वो यही स्पेस रॉकेट साइंस से रिलेटेड ही थी, है ना। तो उन्होंने वो पब्लिश करवा दी कि इन जो ये थे ना नाम्बी जी, ये अमेरिका को हमारे फॉर्मूला बेच रहे हैं, उसको पाकिस्तान को हमारे फॉर्मूला बेच रहे हैं, ठीक है। और उनको इतना टॉर्चर किया एंड एवरी सिंगल वन, मतलब कि उस टाइम पे सभी उनको टेररिस्ट है, ये तो टेररिस्ट है, ये तो टेररिस्ट है, ठीक है। मतलब कि जब तक उनका प्रूव नहीं हो गया ना, तो एवरीवन तब तक उनके नाम पे वो टैग लग चुका था कि ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, और सारी हर तरह की गाड़ियाँ और वो सब। समझ पाए आप? तो दिस इज़ हाउ परसेप्चुअल सेट इन्फ्लुएंस अस, ठीक है। हमें पता भी नहीं कि उस इंडिविजुअल ने कितना देश के लिए किया होगा, कितनी, और सच में जो मूवी में जो दिखा रखे ना, जिस लेवल की उनके साथ वो की है, दुर्दशा की है उनकी, मतलब कि रोना आ जाएगा आपको। रॉकेटरी मूवी देखना, ठीक है, मैं कभी ना अपलोड करूँगा रॉकेटरी मूवी। सो लेट्स कंटिन्यू टू आवर लेक्चर, एंड फिर बाद में वो होपफुली कि हमारा इनोसेंट प्रूव हुए उनके हो गए वो, एंड अब वो बाद में उनको जो सब सारी की सारी रेपुटेशन मिली भी, और अब तो मूवी भी बन गई उनके ऊपर, ठीक है। किसी की लाइफ के ऊपर मूवी बनना बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी हिट मूवी, ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी है। आर माधवन है उसमें एज नाम्बी जी, ठीक है, अमेजिंग एक्टिंग कर रखी उन्होंने। ओके, सो परसेप्चुअल सेट ए म्यूचुअल फिल्टर, ए mental filter shaping our world. So perceptual set is a core concept in psychology, refers to the mental predispositions or readiness to perceive certain stimuli in a particular way. It acts as like a or kind of a internal filter influencing how we interpret and organize the sensory information we encounter. Okay, so past experience, motivation, emotions, instructions and expectations, जो instruction हमें मिली हैं और expectation, उससे हमारा perception चेंज हो सकता है, बन सकता है। ओके, क्लियर और नॉट? गाइस, ठीक है, जैसे कि मतलब कि फॉर एग्जांपल जब भी आप बहुत ज़्यादा भूखे हो तो आपको कोई ऐसी चीज़ भी खाने की चीज़ दिख सकती है जो कि एक्चुअल में एडिबल नहीं है। ओके, ऐसा जनरली आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। नाउ अब देखो क्या वैल्यूज हमारे परसेप्शन को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। वैल्यूज जो हमारे वैल्यू, तो जेरोम बर्नर एंड गोड्समैन, सिसाइल गोड्समैन, इन्होंने एक स्टडी करी, ठीक है। वैल्यू एंड नीड्स क्या हमारे परसेप्शन को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन परसेप्शन इज ए क्लासिक इन द फील्ड ऑफ परसेप्चुअल साइकोलॉजी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी पुराना एक्सपेरिमेंट, मतलब ओके 1947 में। इट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ आवर नीड्स, हमारी ज़रूरतें या हम चीज़ों को कैसे वैल्यू करते हैं, कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव द वर्ल्ड, कि हमारी वैल्यूज़ एंड नीड्स हमारे परसेप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, इवन एट ए बेसिक परसेप्चुअल लेवल, काफ़ी बेसिक लेवल पे। ओके, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने कुछ बच्चे लिए, कुछ रिच बैकग्राउंड से थे, कुछ काफ़ी मतलब कि हेल्दी बैकग्राउंड कहें, रिच बैकग्राउंड से थे, कुछ पुअर बैकग्राउंड से थे। ओके, तो बेसिकली क्या हुआ कि उनकी रिसर्च में, और मैं आपको रिसर्च भेज दूंगा, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि वैल्यूज़ का ये एक्सपेरिमेंट किन्होंने किया था और क्या वैल्यूज़ एंड नीड्स चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ क्वाइंस यूज़ किए और उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जो
बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, मतलब कि रिच बैकग्राउंड से नहीं, जो ऑब्वियसली वो पैसे को, कॉइन्स को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, है ना, उनकी नीड भी ज़्यादा होगी, तो उनको उन कॉइन्स का साइज बड़ा दिखेगा, एक्चुअल से बड़ा परसीव करेंगे वो, ठीक है। तो चिल्ड्रन कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेटिंग नॉर्मल से ज़्यादा एस्टिमेट कर रहे थे द साइज ऑफ कॉइन्स कंपेयर टू द न्यूट्रल डिस्क, जो ऑब्वियसली उन कॉइन्स के साइड में उन्होंने डिस्क रखी थी, है ना, जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं थी। ऑब्वियसली कॉइन की सर्टेन वैल्यू होती है ना, कोई कार्डबोर्ड की कोई डिस्क या कोई ऐसा कॉइन की शेप में आपने जनरेट कर दिया या कुछ भी ऐसा बना दिया कंपेयर करने के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो इनके साइज को वो उतना ही परसीव कर रहे थे, बट कॉइन के साइज को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, ज़्यादा परसीव कर रहे थे, है ना, उनकी उसमें ना कॉइन का साइज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था उनको नॉर्मल साइज से। दिस ओवर एस्टिमेशन वाज ग्रेटर फॉर द मोर वैल्यूएबल, जैसे इसके लिए ज़्यादा होगी, इसके लिए ये पेनी के लिए कम होगी, ठीक है, क्वार्टर के लिए ज़्यादा होगी, ओके। was greater for more valuable coins, for example quarters were overestimated more than pennies, okay। effect of the economic background, obviously जो पुअर थे इंडिविजुअल वो ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, अगर हम कंपेयर करें वेल्थियर होम से जो बच्चे आ रहे थे, है ना, जो थोड़े से रिच थे, ऑब्वियसली वो भी कर रहे थे ओवर एस्टिमेट, बट जो पुअर थे उनका ज़्यादा हो रहा था, ओके। तो सच में वो ज़्यादा बड़ा साइज परसीव कर रहे थे, ओके। क्लियर और नॉट कि वैल्यूज़ और नीड से हमारी परसेप्शन में चेंजेस आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, यस वी कैन से दैट वैल्यू एंड नीड से भी परसेप्शन चेंज हो सकती है, ओके ठीक है। नाउ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, बताओ फिर हम टॉप डाउन एंड बॉटम अप प्रोसेस करेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, तो हमारी परसेप्शन में दो तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन का क्या मतलब है और बॉटम अप का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, परसेप्शन में दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप डाउन और बॉटम अप है, दोनों इन्वॉल्व हो सकती हैं। बट एक भी हो सकती है, जैसे बॉटम अप की हेल्प से, इस प्रोसेस की हेल्प से भी हम किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं, और बॉटम अप से भी कर सकते हैं और टॉप डाउन से भी कर सकते हैं। अब देखो सामने कुछ मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन देता हूँ। समथिंग रेड, ठीक है, एडिबल एंड लेट्स से काइंड ऑफ सर्कुलर। क्या हो सकता है बताओ? एप्पल, ओके, एंड ओके, ठीक है। देखो, अगर आपने इसको एप्पल परसीव, लेट्स से दिस इज एन एप्पल, ओके, ओके। अगर आपने एप्पल को परसीव करने के लिए, ठीक है, अगर ये देखा कि ये एडिबल है, ये रेड है, ठीक है, और इसकी शेप ऐसी है, और फिर आपने इन सब स्टिमुलस को, ये आपके स्टिमुलस थे आपके लिए, ठीक है, इन स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज किया, और फिर आपने एक परसेप्शन बनाई कि यस दिस इज एन एप्पल, ओके। तो स्टिमुलस से स्टार्ट होगी, स्टिमुलस से स्टार्ट हुई और आपके परसेप्शन पे गई, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज एंड देन परसेप्शन, तो ये है बॉटम अप, ठीक है, डाटा ड्रिवन होती है। बॉटम अप को हम बोलते हैं डाटा ड्रिवन प्रोसेसेस, ओके। बहुत सारी हम प्रोसेसेस बॉटम अप की हेल्प से करते हैं। पहले हम स्टिमुलस को कंसिडर करते हैं कि क्या क्या स्टिमुलस आ रहे हैं, कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम हमारा परसेप्ट बनाते हैं, और फिर उसको हम एक मीनिंग दे देते हैं कि यस दिस इज़ एन एप्पल। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ एन, जैसे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हाफ थी, है ना, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अब इससे आपने अगर आइडिया लगा लिया कि एडिबल है और कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी, बहुत डाटा कंप्लीट नहीं था, मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी,
ठीक है। और आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज ड्रिवन बोलते हैं, परसेप्शन कर ली, तो इसको बोलेंगे हम टॉप डाउन। ठीक है, टॉप डाउन हमारी एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर? और दोनों हेल्प करती है हमारी परसेप्शन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करती है एक टाइम, दोनों भी हेल्प कर सकती हैं। दोनों क्लियर हुई आपको? एक सेंस में समझ में आई? गाइस, लेट्स से कि जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, पीछे से आवाज़ आ रही है रूम 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 रूम, ठीक है, बहुत तेज। ठीक है, तो अभी आप परसेप्शन बनाओ कि क्या आ रहा होगा पीछे से। हाउ डू यू नो दैट? हाउ डू यू नो दैट? आपके पास डाटा है ही नहीं, आपके पास ना वो आप बाईसाइकिल, आपने कहा कि मोटर बाइक आ रही है। ठीक है, मोटर बाइक के लिए आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 व्हील्स। ठीक है, आप और उस पर मोटर लगी होनी चाहिए, मोटर दिखनी चाहिए आपको। ठीक है, कलर दिखना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोई है उसको। ठीक है, तो ये सब ऐसे पता करते हैं। तो आप, ये क्या थी? स्टिमुलस से स्टार्ट हुई, ऑर्गेनाइज की इन्फॉर्मेशन कि ये तो बाइक है, बट आपने सिर्फ और सिर्फ मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी आपके पास पीछे से, बस आपको सिर्फ साउंड सुनाई दी और आपने पता कर लिया कि दिस माइट बी ए बाइक, और एक्चुअल में वो बाइक ही थी। तो दिस इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ परसेप्शन। इज इट क्लियर और नॉट? है ना? लेट्स से कि आपने गाड़ी देखी और उस गाड़ी पे आपने कोई आप देख नहीं पाए कौन सी गाड़ी है, बट आपने लास्ट में देख लिया इतना। ठीक है, तो कौन सी ब्रांड की गाड़ी होगी वो? हाँ, देखा? ठीक है, आई होप कि स्पेलिंग ठीक हो। ये टॉप डाउन प्रोसेस से आपने पता लगा लिया कि होंडा उसकी कंपनी की, या जो भी उनका मैन्युफैक्चर था, होंडा था। ठीक है, नाउ सो बॉटम अप प्रोसेसिंग डाटा ड्रिवन होती है। ओके, स्टार्ट विद सेंसरी इनपुट, प्रोग्रेसेस टू हायर लेवल प्रोसेसिंग, देन एम्फेसिस ऑन स्टिमुलस फीचर, स्टिमुलस के फीचर के ऊपर एम्फेसिस होते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग परसेप्शन फ्रॉम पार्ट्स। ठीक है, डाटा ड्रिवन। डाटा ड्रिवन ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक होती है। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव, लेस इन्फ्लुएंस बाय प्रायर नॉलेज एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है, यू सी ए रेड राउंड ऑब्जेक्ट, बॉटम अप प्रोसेसिंग वुड इन्वॉल्व रजिस्टरिंग द कलर रेड एंड राउंड शेप and perhaps the smooth texture, only then you might identify it is an apple. Clear? Okay, then we have top down, conceptually driven or knowledge driven. Knowledge driven होती है, start with prior knowledge and expectations. This process begins with our existing knowledge, memories and expectation and context. Influence lower level processing को influence करती है ये. These higher level cognitive processes influence how we interpret the incoming sensory information. Emphasis on context and expectations. Top down processing use context, past experiences and expectation knowledge to guide perception को guide करने के लिए. ठीक है, interpretation of the whole influences perception of parts. From we form a general idea or hypothesis first and then use to interpret the detail. अब मेरे को ये बताओ कि हमने जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी पढ़ी है परसेप्शन के लिए, वो टॉप डाउन है कि बॉटम अप है? प्रोसेसेस को उस पे है। ठीक है, टॉप डाउन को एम्फेसिस देगी या कि बॉटम अप प्रोसेस को एम्फेसिस देगी? हमारी परसेप्शन की प्रोसेसेस टॉप डाउन होती है कि बॉटम अप होती है? लगाओ आइडिया। हेलो, गेस्टल्ट साइकोलॉजी गाइज। नहीं, टॉप डाउन गाइज, टॉप डाउन। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी परसेप्शन को अकॉर्डिंग टू गेस्टल्ट साइकोलॉजी। ओके, टॉप डाउन प्रोसेस पे होती है हमारी, बॉटम अप पे नहीं होती। तभी तो वी इंटरप्रेट जो ठीक है, इसको हम सर्कल इंटरप्रेट करेंगे क्योंकि वी नो मिसिंग गैप्स फिल कर रहे हैं ना हम। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हेलो, जो मिसिंग गैप्स हैं डाटा के अंदर, वो किस प्रोसेस में फिल करते हैं हम? टॉप डाउन में करते हैं ना। टॉप डाउन में मिसिंग
इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ जो डाटा ड्रिवन होती है वो हमारी बॉटम अप प्रोसेसेस होती हैं। स्टिमुलस कंप्लीट डाटा होगा, उस कंप्लीट डाटा को ऑर्गेनाइज करके हम क्या करेंगे, परसेप्शन कर लेंगे। यहाँ पे डाटा कंप्लीट नहीं होगा, हमारे पास मिसिंग गैप्स होंगे। उन मिसिंग गैप्स को हम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या जो हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे और हम परसेप्शन बढ़ा लेंगे। तो गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो एम्फेसिस देगी वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के ऊपर देगी, मतलब कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं जब गेस्टल्ट साइकोलॉजी जो हमें एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने डाल दिए हैं स्टूप इफेक्ट, जैसे कि हमारा एग्जांपल होता है टॉप डाउन का। स्टूप इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, स्टूप इफेक्ट आपको ध्यान है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया रेड कलर में ब्लू लिख दिया, ठीक है, या फिर ग्रीन कलर में रेड लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये वर्ड को रीड करने में। क्यों कि इसको स्टूप इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप डाउन एंड बॉटम अप के बीच में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होती है हमारी, और जो ऑटोमेटिक जो हमारी बॉटम अप होती है और टॉप डाउन जो हम ऑटोमेटिक नहीं होती बेसिकली, मतलब कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं यहाँ पे, एंड प्रूफ रीडिंग, जैसे कि हम अपनी जो हैंड राइटिंग है उसमें कई बार हम गैप छोड़ देते हैं, ठीक है, लिखते हुए। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पे, ठीक है, ये जो डाटा मिसिंग है मुझे पता है कि परसेप्शन लिखा हुआ है। ओके, डॉक्टर भी करते हैं ऐसा। सो जो डॉक्टर ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ऐसा देखा आपने? मैंने देखा है। अब वो जैसे समझ जाएगा, पी से स्टार्ट है, ओल से पैरासिटामोल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 500 लिखा, मतलब 500 ग्राम पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब कर रखी है। ओके, तो इसी उसका यूज़ करते हैं वो लोग। गाइस, हेलो 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 हेलो, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। ये हमारी कंट्रोल होती है, पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारी डाटा ड्रिवन ऑटोमेटिक होती है। ओके, सो इंटरप्ले, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बॉटम अप और टॉप डाउन अलग अलग काम करती हैं, दोनों एक साथ काम कर सकती हैं। देखो, एनवायरनमेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलेशन आएगी, सेंसरी प्रोसेस, देन सेंसेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर परसेप्चुअल सिंथेसिस ऑफ फीचर को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एनालिसिस इनटू पार्ट्स, एंड ऊपर से हमारी फिर मेंटल प्रोसेस नॉलेज इन्फ्लुएंस कर रही होती है एक्सपेक्टेशन एंड बिलीफ के साथ हमारी रिकग्निशन को, परसेप्शन को। तो दोनों साथ मिलके काम कर सकते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। दीज प्रोसेसेस आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर्क टुगेदर टू complementary in a complementary fashion. Bottom up processing provides raw material while top down processing interprets and refine it. ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? बताइए। गाइज, इसमें इतना मुश्किल तो नहीं था। बॉटम अप हमारी डाटा ड्रिवन होती है, टॉप डाउन हमारी एक्सपीरियंस से, नॉलेज से इन्फ्लुएंस रहती है, एक कंट्रोल होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। हेलो, चलें आगे? ठीक है। नाउ क्लासिकल अप्रोच टू परसेप्शन, एक क्लासिकल अप्रोच हमारे पास परसेप्शन की। क्लासिकल अप्रोच बेसिकली ये बात करती है कि जैसे ये हमारी बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप होती है, बॉटम अप, ठीक है। तो बेसिकली बॉटम अप है तो स्टिमुलस से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे दो तरह के स्टिमुलस होते हैं हमारे पास, डिस्टल्ट स्टिमुलस, एक्चुअल फिजिकल जो स्टिमुलस है ना, जैसे यहाँ पे ये बुक हमें फिजिकल एनवायरनमेंट में से जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रही है हमारी आइज़ की तरफ, दिस इज द डिस्टल्ट स्टिमुलस बोलेंगे, जो हमारे लेट्स से कि ब्रेन से काफ़ी दूर है ना। यहाँ पे जो इमेज बनेगी हमारे रेटिना पे, इसको प्रोक्सिमल स्टिमुलस बोलते हैं इन दिस अप्रोच। ओके, और जो हमने इससे इंटरप्रिटेशन निकाली है वो हमारा परसेप्ट होता है। रिकग्निशन जब हम इसको करते हैं, जब हम इसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, उसको परसेप्ट बोलते हैं। ओके, एंड सो दिस इज द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्री हो गया पार्क में, या फिर ये बुक हो गई, ओके, कोई कार होगी, एंड देन वी हैव
प्रोक्सिमल स्टिमुलस सेंसरी रिसेप्टर के ऊपर जो प्रेजेंट होता है हमारा, ओके। प्रोक्सिमल स्टिमुलस इज द पैटर्न ऑफ एनर्जी, लाइट, साउंड वेव्स, प्रेशर एक्सेट्रा दैट स्टिमुलेट आवर सेंसरी रिसेप्टर्स. It is the representation of the distilled stimulus as it interact with our sensory organ. Okay, so this is the distilled stimulus और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन हुई है हमारे रेटिना पे, दैट इज प्रोक्सीमल. ओके, निकट प्रोक्सीमल मतलब देखो वो क्या था हमारे पास, एक तो क्लोजर का लो था, एक प्रोक्सीमल तक था ना, प्रोक्सीमिटी है ना. प्रोक्सीमिटी से मतलब का मतलब होता है निकटता. ओके, डिस्टल्ट मतलब जो दूर है, दूर एक सेंस में हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पे डिस्टल स्टिमुलस एक्चुअल फिजिकल जो स्टिमुलस आ रहा है उसको कहा गया है, और प्रोक्सिमल स्टिमुलस कहा गया है जो आपके रिसेप्टर के ऊपर जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है. ओके, ट्रांसडक्शन की जो प्रोसेस हो रही है. तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है हमारा डिस्टल, प्रोक्सिमल सेंसरी रिप्रेजेंटेशन होती है. ठीक है, कंटेंस अनलेस द ऑब्जेक्ट चेंजेस. कंस्टेंट होता है, हाँ कंस्टेंट मतलब कंटिन्यूस सेम रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा. एंड इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर लाइक व्यूइंग एंगल, डिस्टेंस एंड लाइटिंग. ओके, नाउ परसेप्ट क्या है बेसिकली हमारा, जब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस को परसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, तो हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है परसेप्शन की, वो कैसे बात करती है कि एक डिस्टल स्टिमुलस आएगा, फिर आपका प्रोक्सिमल स्टिमुलस आएगा, प्रोक्सिमल स्टिमुलस विल लीड टू परसेप्ट, एंड परसेप्शन को आप मीनिंग दे दोगे, फिर आपकी परसेप्शन बन जाएगी. सो दिस इज द सीक्वेंस इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन. ओके, तो अगर स्टिमुलस से स्टार्ट हो रही है तो बॉटम अप, प्रोसेसिंग होती. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच परसेप्शन इज ए बॉटम अप प्रोसेसिंग. क्लियर और नॉट गाइस? हेलो, हाँ क्या बात, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें? मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी, पहली बार पढ़ रहे हो शायद इसलिए लग रहा है थोड़ी सी चीज़ें, है ना. बाय द वे मैंने आपको ये कहा था कि ये चीज़ें पढ़ के आना, और मैंने वो PDF भी भेजी थी, आप शायद पढ़े नहीं. ठीक है, पढ़ लेना उसको, तब हम फिर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है,